हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम एनबीडब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। वारंट, जैसे कि लोगों में अगर भी पता चलता है कि उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है तो वो लोग बहुत फियर हो जाते हैं और बहुत उनके अंदर डर आ जाती है। तो एनबीडब्ल्यू आखिर होता क्या है, कोर्ट कब इशू करती है और इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में समझते हैं। तो जैसे कि जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है वो कोर्ट कब कब इशू कर सकती है, मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद कोर्ट में अगर 7 साल से कम की सज़ा है तो जनरली क्या होता है कि उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करती है, और अगर वो बहुत हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन में नहीं आता तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया होता है। जब चार्जशीट फाइल करती है तो कोर्ट क्या करती है, उसको एक्यूज पर्सन को इन्फॉर्म करती है, बताती है कि आपके अगेंस्ट में ये हमने कॉग्निजेंस लिया है, जो चार्जशीट है उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, और को एक्यूज पर्सन को कोर्ट क्या करती है, सम्मन भेजती है, मतलब उनको इन्फॉर्म करती है। तो पहले पहले कोर्ट क्या करती है, उसको सम्मन भेजती है। वो सम्मन एक्यूज पर्सन का जो एड्रेस होता है उस पे जाता है। और जब वो सम्मन रिसीव होता है, अगर सम्मन पे वो पर्सन नहीं आता है तो कोर्ट क्या करती है, अगली डेट जो होती है उस पे कोर्ट उसके अगेंस्ट में बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट फिर पुलिस लेके जाती है। पुलिस इन्फॉर्म करती है क्योंकि आपके खिलाफ सम्मन पे आप एफआईआर नहीं हुए हैं, इसलिए आपको बीडब्ल्यू कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है बीडब्ल्यू के लिए दिया है। बीडब्ल्यू जाती है पुलिस, उसमें 2 विटनेसेस के लिए 2 विटनेसेस को एज ए विटनेस पुलिस क्या करती है, प्रैक्टिकल अप्रोच में उनका नेम, एड्रेस और सीओटीज लिखती है और उस एक्यूज पर्सन को इन्फॉर्म करती है और उसी रिपोर्ट कोर्ट में भेजती है। तो कोर्ट में पुलिस ने पहला क्या किया, जब कोर्ट ने सम्मन किया तब जाके रिपोर्ट कोर्ट में दिया पुलिस ने कि वो पर्सन को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अगर वो उसके बाद नहीं आता तो कोर्ट बीडब्ल्यू इशू करती है, बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट की जो रिपोर्ट आती है, जो पुलिस ने लगाया कि हम इनको एक्यूज पर्सन से मिले और उनसे 2 सीओटीज भी लिए, उनको मैंने मुकदमे के बारे में बताया, और वो रिपोर्ट जब कोर्ट में फाइल करती है तो कोर्ट क्या करती है, नेक्स्ट स्टेप कोर्ट क्या करती है, उस पर्सन के अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू इशू कर देती है, मतलब नॉन अवेलेबल वारंट। अब जब कोर्ट एनबीडब्ल्यू इशू कर देती है तो पुलिस के पास एक पावर हो जाती है कि अच्छा, एनबीडब्ल्यू जरूरी नहीं कि उसका एजुकेशन सिर्फ पुलिस करे, प्रैक्टिकली में पुलिस ही करती है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है, किसी पर्सन को भी कोर्ट वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए अथराइज कर सकती है। तो प्रैक्टिकल हम समझते हैं। तो पुलिस एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू कर दिया, क्योंकि वो सम्मन और बीडब्ल्यू पे नहीं आया तो पुलिस ने उसको कोर्ट ने आदेश दिया पुलिस को कि जाइए इस पर्सन को गिरफ्तार करके मेरे सामने लेके आइए। तो एनबीडब्ल्यू इस स्टेज में एनबीडब्ल्यू क्या करते हैं, कोर्ट इशू कर देती है और एनबीडब्ल्यू के कंप्लायंस में पुलिस जाती है, और पुलिस जाके उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू किया है उसको पकड़ के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। तो ये एनबीडब्ल्यू हो गया। एनबीडब्ल्यू का एग्जीक्यूशन पुलिस के द्वारा किया गया। तो एक स्टेज ये हुआ कि चार्जशीट आई है, और चार्जशीट के आने के बाद कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस लिया तब की इनिशियल स्टेज पे मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट ने क्या किया, आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू का सम्मन बीडब्ल्यू और एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू किया। अगले कुछ हम देखते हैं, जैसे कुछ हीनियस ऑफेंस होते हैं, जैसे मर्डर के केस हो गए, पास्को के ग्रीवियस इवेंट्स हो गए, एसटी एसटी के हीनियस ऑफेंस हो गए, एनडीपीएस के मामले हो गए। तो एनडीपीएस को स्क्रैप कर देते हैं अभी, हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन हो गए। तो इसमें अगर इसमें जनरली प्रैक्टिकली क्या करती है पुलिस, जैसे आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद जेल भेज देती है। लेकिन सपोज दैट जैसे पुलिस किसी कंप्लेनेंट ने किसी पर्सन के अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मर्डर का एलिगेशन लगाया, तो मर्डर का एलिगेशन लगाया तो सपोज दैट वो पर्सन मिल नहीं रहा, पुलिस पकड़ेगी उसको जेल में पुटअप करेगी, जुडिशियल कस्टडी में रखेगी, तो पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही। तो पुलिस क्या करती है, पहले सर्च करती है, और जब नहीं उसको फाइंड कर पाती है तो पुलिस कोर्ट में आती है, और कोर्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट में क्या करती है एनबीडब्ल्यू का ऑर्डर लेती है, कोर्ट के परमिशन से एनबीडब्ल्यू का ऑर्डर लेती है। और एनबीडब्ल्यू का ऑर्डर लेती है, अगर एनबीडब्ल्यू पे भी नहीं आते हैं तो कोर्ट में जो पहले की प्रोसीडिंग थी, जैसे सीआरपीसी जब थी तो 82 जिसे कहा जाता था, 82-83 की प्रोसीडिंग, कोर्ट जो भी चीज़ें थी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कोर्ट में से ये ऑर्डर लेते थे। तो एनबीडब्ल्यू उस स्टेज पे अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें पुलिस को रिक्वायरमेंट हो, पुलिस से जानबूझ के छिप रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में वो पर्सन क्या करता है, पुलिस क्या करती है, अगर वो पर्सन जो भाग रहा होता है उसके लिए कोर्ट से एनबीडब्ल्यू का आदेश देती है। तो एनबीडब्ल्यू हमने प्रैक्टिकली देखा कि कोर्ट कब कब इशू करती है। तो पहली चीज़ें हैं कि कोर्ट चार्जशीट आने के बाद की स्टेज हमने देखा, एक चार्जशीट आने के पहले इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी हमने एनबीडब्ल्यू देखा कि कब इशू होती है, जब कोई पर्सन भाग रहा होता है,
वो अपने आप को छिपा रहा होता है, तो पुलिस क्या करती है, एनबीडब्ल्यू कोर्ट से ऑर्डर लेती है। दूसरी चीज़ें हमने ये भी देखा कि चार्जशीट आने के बाद की स्टेज पे भी एनबीडब्ल्यू देखा। तो ये 2 तरीके हो गए जो कोर्ट एनबीडब्ल्यू इश्यू करती है, और कोर्ट कब इश्यू कर सकती है, जैसे सपोज दैट ट्रायल हमारा चल रहा है, चार्जशीट आई है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लिया, आपने 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 बेल करा लिया, कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ने सम्मन किया, बीडब्ल्यू किया, जो भी चीज़ें की, आपने बेल आउट हो गए। अब कोर्ट ने आपको सिक्योरिटीज़ के, आप बेल आउट हो गए तो कोर्ट ने आपको सिक्योरिटीज़ के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपने कोर्ट ने आपको छोड़ दिया। अब ट्रायल चल रहा है, अब ट्रायल में क्रिमिनल केस में आपको आपको अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया है तो आपको हर डेट पे चाहे आप प्रेजेंट होंगे या फिर आप अपने प्लीडर के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से आप प्रेजेंट होंगे। ऐसी भी सिचुएशंस आती है, अगर कोई अच्छे जजमेंट्स, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन बहुत बूढ़ा है और बीमार है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो उस जगह पे नहीं रहता, तो कोर्ट में वो परमानेंट एडजर्नमेंट का भी एप्लीकेशन दे सकता है। उसके उसके लिए भी प्रोसीडिंग थी। अगर हम सीआरपीसी पहले की बात करें तो जैसे प्रैक्टिकली 205 सीआरपीसी में इसके बारे में बताया गया है कि परमानेंट कोर्ट क्या कर देती है कि एक 313 पहले की बातें मैं आपको करूँ, जो सीआरपीसी पहले चलती थी, कि जब जब उसका 313 की स्टेज हो गई, चार्ज स्टेज हो गई और जजमेंट स्टेज पे ही कोर्ट कंपलसरी है 21% का आना, तो उस कंडीशंस को छोड़ के या फिर कोर्ट को जब जरूरी समझती हो, उसके पहले की स्टेज तक कोर्ट परमानेंट भी एडजर्नमेंट किसी 21% को एडवोकेट के द्वारा एप्लीकेशन देने पर कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती थी। नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो क्रिमिनल ट्रायल जब चल रहा है तो आपको हर एक डेट पे, चाहे आप पर्सनल अपीयर होइए और चाहे आप अपने एडवोकेट के माध्यम से अपीयर होकर अपने ट्रायल को आप कंटिन्यू कर। ट्रायल जैसे सपोज दैट हमने चार्ज हमारा फ्रेम हो गया, एग्जांपल के लिए चार्ज हमारा फ्रेम हो गया और अब एविडेंस स्टेज पे हमारे केस है, और अगर हम उस एविडेंस स्टेज पे अगर हम नहीं आते हैं तो कोर्ट हमारे खिलाफ क्या करती है, क्रिमिनल केस में कोर्ट हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू का आदेश करती है। तो कोर्ट तब भी हमारे खिलाफ एनबीडब्ल्यू करती है जब हम ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो एनबीडब्ल्यू वहाँ से भी इशू हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा हम रिकॉल के बारे में देख लेते हैं, एनबीडब्ल्यू देखिए कोर्ट तब इशू कर ली जब आपका ट्रायल में आप ऑपरेट नहीं कर रहे। जैसे सपोज दैट आपने बेल आउट हो गए हैं, एविडेंस स्टेज पे आप नहीं आए, तब आपको कोर्ट क्या करती है, नॉन अवेलेबल वारंट आपके अगेंस्ट में इशू कर देती है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, या तो आप अपीयर हुई या तो आपका एडवोकेट आपके बिहाफ पे अपीयर हो, वो आपको रीजन बताए, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है तो भी चलता है। लेकिन आपको या तो पर्सनल या तो आप अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में अपीयर होते हैं और कोर्ट के सारे ट्रायल को आप फेस करते हैं। तो ये भी एक सिरानी होता है, ये भी एक सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन पे अगर आप ट्रायल को नहीं कर रहे हैं तो भी कोर्ट अपने आपके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू का ऑर्डर पास कर देती है। और हम आगे देखते हैं, एनबीडब्ल्यू हो गया, जैसे सपोज दैट अब देखेंगे 313 बनना है आपका, पहले की सीआरपीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बयान मुलजिम बनना है, उस स्टेज पे आप नहीं आते हैं तो एडवोकेट भी तो उस जगह पे आपकी जगह पे तो एडजर्नमेंट दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपका पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर है, चाहे चार्ज का स्टेज हो, चाहे 313 का स्टेज हो, या फिर आपका जजमेंट स्टेज हो। तो इन सारे स्टेज पे अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपके अगेंस्ट में कोर्ट क्या करती है, एनबीडब्ल्यू इशू करती है। कहने का मतलब ये है कि ट्रायल में अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं आए हैं, तो भी कोर्ट आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू का इशू करती है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो जजमेंट थ्रो काउंसिल अपीयर हो रहे हैं, जजमेंट के दिन नहीं आते हैं, तो कोर्ट क्या करती है, उनके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू का इशू कर देती है। अब एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू कर दिया, तो हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि एनबीडब्ल्यू कोर्ट अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ट्रायल स्टेज पे तो कर देती है। हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी अगर आप कॉपरेट नहीं करें तो भी कोर्ट के पास पावर एनबीडब्ल्यू इशू करने का। तो बेसिकली ये एनबीडब्ल्यू हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट इशू कर देती है। हमने ये भी देखा कि पुलिस इसका एजुकेशन प्रैक्टिकल अप्रोच में करती है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारा ट्रायल चल रहा है, तो हम एनबीडब्ल्यू को निरस्त कैसे कराएं, एनबीडब्ल्यू को कैंसिल कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि सपोज दैट जैसे अगर 7 साल से कम की सज़ा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, अब उस सिचुएशन पे बात करते हैं। कोर्ट में उसने चार्जशीट फाइल किया है और चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट ने क्या किया, हमको सम्मन भेजा। ठीक है, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, सम्मन भेजा, फिर बीडब्ल्यू भेजा, हम नहीं आए, एनबीडब्ल्यू भी चल रहा है, लेकिन हम कोर्ट में आते हैं, और कोर्ट में अगर अभी तक जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमको अरेस्ट नहीं किया गया था और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, हमको सम्मन भेजा, बीडब्ल्यू भेजा और एनबीडब्ल्यू भी हमारे अगेंस्ट में चला है, बट हम आते हैं, हम अपना बेल कराते हैं, तो ऑटोमेटिक वो बेल हमको एनबीडब्ल्यू रिकॉल कोई ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट अपीयर है और हम जैसे ही होते हैं तो हमारा वो कोर्ट में अपीयर हुए और हमने अपना बेल करा लिया, तो हमारा ये स्टेज हो गया। इसमें कोर्ट आसानी के साथ हो जाता है कि हमको जानकारी नहीं थी, हम ये एक्सक्यूज़ ले सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं थी। और
और प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अगर पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब आपके पास आपका हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन आपके अगेंस्ट में नहीं था, कोई बड़े मामले आपके अगेंस्ट में नहीं थे, इसीलिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको आपको अरेस्ट नहीं किया गया था। तो इस सिचुएशन में अगर आपको कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, सम्मन बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू भी इशू किया, आप आइए बेल कराइए, तो आपका मामला क्लियर हो जाता है। मतलब एनबीडब्ल्यू ऑटोमेटिक वो एनबीडब्ल्यू का कोई पर्पज नहीं होता है। सपोज दैट ट्रायल में चल रहा है, ट्रायल के स्टेज है, ट्रायल के स्टेज पे है, हम नहीं आए पहली डेट पे, तो कोर्ट एनबीडब्ल्यू का ऑर्डर कर देती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कोर्ट के सामने अगली डेट पे जैसे हमको जानकारी होती है, भूलवश हम नहीं आ पाए होते हैं, तो हम अगली डेट पे कोर्ट के सामने जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें हम एक रीजंस बताते हैं कि प्रीवियस डेट पे जो हमारी डेट थी उसमें हम इस कारण से नहीं आ पाए। अगर कोर्ट कन्विंस होती है तो कोर्ट हमारे उस एनबीडब्ल्यू आदेश को क्या करती है, कैंसिल कर देती है। इसे प्रैक्टिकली कहा जाता है वारंट रिकॉल कर लेना। कोर्ट के पास हम लोग एप्लीकेशन देते हैं जिसमें हम एक रीजंस लिखते हैं, जो भी रीजंस आपका हो, अगर कोर्ट जेन्युइननेस उसकी रीजंस को जेन्युइन समझती है तो डेफिनेटली कोर्ट उस ऑर्डर को रिकॉल कर लेती है, और रिकॉल करने के बाद एनबीडब्ल्यू वहाँ से हट जाती है। अच्छा, अगर 1 तारीख, 2 डेट, 3 डेट, जैसे भी अगर कोर्ट का एक जेन्युइन ग्राउंड है, वो कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, दिस इज ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है आपके रीजन से, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वारंट को रिकॉल कर लेती है, अगर नहीं होती है तो की भी बात हम आपको बताएं। अब सपोज दैट आप 2 साल 3 साल से आप घूम रहे हैं, तो आप अचानक आके बताते हैं, तो ये प्रैक्टिकली अगर आपके पास जेन्युइन ग्राउंड नहीं है तो डेफिनेटली कोर्ट बहुत लिबरल अप्रोच नहीं रखती है। आप एप्लीकेशन अगर आप देते हैं, एनबीडब्ल्यू जैसे कि अगर चल रहा है तो इसमें तो पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस जाएगी आपको पकड़ के लाएगी कोर्ट में लाके कोर्ट में लाना, क्योंकि वो एनबीडब्ल्यू है, तो इसका मतलब वो पुलिस के पास ये चीज़ें पावर है कि पुलिस एनबीडब्ल्यू का एग्जीक्यूशन करे। यही क्या, इसका मतलब यही हुआ कि किस पर्सन को पकड़ के लाए और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर एनी हाउ अगर अगर पुलिस नहीं पकड़ती, आप खुद आते हैं, सरेंडर करते हैं, तो अगर 1-2 डेट जैसा कि मैंने बताया, आप खुद सरेंडर करते हैं, कोर्ट के सामने अपना रीजन रखते हैं, अगर 1-2 डेट होती है तो कोर्ट लिबरल अप्रोच रखते हुए आपके वारंट रिकॉल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, और आपको एक कंडीशन के साथ कि एक पीबी दे दीजिए, आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए कि फ्यूचर में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। इस कंडीशन पे या फिर जो भी कोर्ट जो भी रीजन समझे, उस कंडीशंस में कोर्ट क्या करती है, हमारे एनबीडब्ल्यू को रिकॉल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, हमारे अगेंस्ट में जो एनबीडब्ल्यू था वो कैंसिल कर ले। ये अगर अगर बहुत जेन्युइन ग्राउंड है और कुछ कम ड्यूरेशन का एनबीडब्ल्यू है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी चीज़ें हैं, और या फिर कोर्ट आपके आपके रीजन से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, तो की सिचुएशन क्या है कि जब आप कोर्ट अगर पुलिस से लाए तब तो आप जेल गए। लेकिन अगर आप अच्छा, अगर पुलिस लेके भी आती है, पुलिस लेके भी आई कोर्ट के सामने, अगर आप वहाँ पे कोर्ट को कन्विंस करते हैं तब भी कोर्ट के पास पावर है। कोर्ट चाहे तो आपको पीबी पे या कंडीशंस पे आपको छोड़ सकती है, डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर पुलिस लेके आती है, 3 साल 4 साल का होता है, 2 साल का होता है वारंट, ठीक है कोई बात नहीं, तो पुलिस आपको क्या करती है, मजिस्ट्रेट के पास या जज के सामने आपको जब प्रोड्यूस करती है तो मजिस्ट्रेट आपको जेल भेज देता है। आप जेल भेज दिया तो दोबारा आपको वो वारंट का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको दोबारा क्या करना पड़ता है, दोबारा फ्रेश बेल, आपको फ्रेश बेल का मतलब सेकंड बेल आपको फाइल करना होता है, और बेल आप कोर्ट जो सिक्योरिटीज आपके थे वो सिक्योरिटीज के कोर्ट नए सिक्योरिटीज आपको देने पड़ेंगे। कोर्ट कन्विंस होती है कि गलती थी तो कोर्ट नए जमानतदारों के बिहाफ पे आपको छोड़ती है, तो सेकंड बेल एप्लीकेशन आप मूव करते हैं, और मूव करने के बाद आप अंडरटेकिंग देते हैं, कंडीशंस कोर्ट जो भी लगाती है, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो उस तरीके से, तो बहरहाल वो एनबीडब्ल्यू रिकॉल नहीं हुआ, वो दूसरी बेल हुई। तो ये भी चीज़ें हैं। तो एनबीडब्ल्यू समझ में आया कि एनबीडब्ल्यू कौन जारी करता है, एनबीडब्ल्यू कोर्ट जारी करता है, मजिस्ट्रेट और जज दोनों कर सकते हैं। जिसके यहाँ ट्रायल चल रहा है या फिर जो पेरेंट कोर्ट है, जैसे अगर आपके मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट है तो जिस जुडिक्शन मजिस्ट्रेट को कर रहा है उसके पास पूरी पावर है कि वो एनबीडब्ल्यू जारी कर सकते हैं, या स्पेशल एक्ट है जैसे SC/ST है, पास्को है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है या एडीजी रैंक पे अगर आपका ट्रायल चल रहा है तो उनके पास भी पावर है, जिसके यहाँ ट्रायल चल रहा है वो भी आपके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू इशू कर सकते हैं। तो जो पर्सन एनबीडब्ल्यू इशू करता है उसी पर्सन के पास ये पूरी पावर होती है कि उसको वो क्या कर सकता है निरस्त कर सकता है, या फिर उसको वही पर्सन रिवोक कर सकता है, उसको वापस कर सकता है। उसी कोर्ट के पास या फिर उसी जज के पास ये पावर होती है, जो पर्सन जिसने एनबीडब्ल्यू जिस कोर्ट ने जारी किया। अच्छा, जब तक वो अगर वो किसी कोर्ट ने जारी कर दिया, किसी जज ने जारी कर दिया, वो तब तक वो खत्म नहीं होगा जब तक उस कंपिटेंट कोर्ट ने या फिर उसके सुपीरियर कोर्ट ने, सपोज दैट हमने मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ या फिर पास्को कोर्ट या स्पेशल SC/ST कोर्ट ने हमारे खिलाफ अगर कोई एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है, तो हम डेफिनेटली उस एनबीडब्ल्यू की सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट जो उसकी सुपीरियर कोर्ट होती है उसमें हमको रिलीफ दे सकती है। ये रेमेडी है। तो जैसे पहले हम लोग 482 में चले जाते थे और वहाँ पे
वहाँ पे हम कोर्ट से मर्जी मांगते थे कि एक लिबरल अप्रोच रखा जाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, बट दिस इज अ वे। तो एनबीडब्ल्यू के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज़ें जाना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में हमने ये चीज़ समझा कि एनबीडब्ल्यू कोर्ट कब इशू करती है और एनबीडब्ल्यू रिकॉल कब हो जाता है और कब की सिचुएशन में कोर्ट रिकॉल नहीं करती है, और एनबीडब्ल्यू रिकॉल करने में कोर्ट किन किन कंडीशंस को हमारे ऊपर लगा सकती है, कोर्ट के पास क्या अप्रोच है, और अगर एनबीडब्ल्यू हमारे अगेंस्ट में जारी हो गया है तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने कोशिश किया कि हम आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करें।